प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से क्लास में, और अपने इस प्यारे से क्लास के लिंक को अपने सभी मित्रों और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी बिहार आर्ट्स, यूपी बोर्ड आर्ट्स या किसी भी आर्ट्स के NCERT पैटर्न से पढ़ाई करते हों, या जो भी लोग CUT का एग्ज़ाम आर्ट्स के पैटर्न से देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये चैनल होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको आर्ट्स की सभी समस्याओं का हल, और सभी आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज PDF 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ ये नोट्स और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सभी लोग एक बार जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो जल्द से जल्द बेल आइकन दबाएं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, और हम लोग आ चुके हैं इसके अध्याय 2 पे। किस पे? अध्याय 2 पे। यानी हम लोग यहाँ पे अध्याय 2 को देख रहे हैं, तो अध्याय 2 को हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। अध्याय 2, और अध्याय 2 के रूप में हम लोग आज देखेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसे कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, अगर एक ही पार्टी सत्ता में रहे तो उसका क्या प्रभाव होता है या किस रूप में रहती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के परिचय को जानेंगे, यानी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर हम लोग इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। कुछ लोगों को देख सकते हैं जो इस चैप्टर में आएंगे, क्योंकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमें उन्हें देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज का क्लास जो होने वाला है वह है आधारित आपके किस पे? अध्याय 2। आप देख सकते हैं अध्याय 2, जिसका नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कोई एक दल ऐसा है जो हमारे सत्ता में शामिल है, और उसकी ही सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर का परिचय, और परिचय के बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली, और शब्दावली के बाद हम लोग देखेंगे, अगर समय होगा तो, घटनाक्रम। ठीक है, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा आज टाइम लगेगा, चूँकि पहला दिन है, तो आज आप लोग को इसका बेस तैयार करना होगा चैप्टर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है जो है स्टडी भारत आर्ट्स। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने उन सभी मित्रों के साथ जो भी आर्ट्स के द्वारा तैयारी करते हैं या आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। और एक दल के प्रभुत्व का दौर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर का नाम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक आएगा कि एक दल होता क्या है, या एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे एक दल को पढ़ने से पहले, जब मैं आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि शक्तियों का एकत्रीकरण, यानी कि एकता, है ना, राष्ट्रीयकरण की भावना देखी, क्योंकि राष्ट्र अलग हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, फिर हम राष्ट्र को जोड़ने का वहाँ पे कार्य कर रहे थे, सभी जितने भी 565 छोटे छोटे देसी रियासतें थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में लोकतंत्र। मैंने पहले ही अध्याय में आप लोग को ये बताया था कि हम यहाँ पे दूसरे अध्याय में लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद मैंने बताया था कि अगले चैप्टर में हम तीसरी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र स्थापित कैसे होता है? हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे सभी राज्यों को सम्मिलित कर लिया गया, अब लोकतंत्र बनाने की बारी आई, और लोकतंत्र होता क्या है इसे लेकर के चलना है हमें यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोकतंत्र के अंतर्गत शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? देखिए भाई, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक दलीय क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं एक दलीय प्रभुत्व, ये होता क्या है? सबसे पहले तो हम आज इसे देखेंगे। तो अगर हम बात करें एक दलीय की, तो एक दल के प्रभुत्व का दौर एक ऐसा कालावधि मतलब समय है जब एक दल या एक राष्ट्रीय दल, याद रखिएगा, मतलब कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, ठीक है ना, एक दल या राष्ट्रीय पार्टी कोई कह सकते हैं, एक प्रमुख द्वारा दिखाई देने लगता है। यानी कि एक ही पार्टी, जब पूरे भारत में मान लीजिए कि एक ही पार्टी की बोलबाला हो, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि बीजेपी की थोड़ी मतलब चीज़ें हैं, तो अगर बीजेपी ही शासन कर रही है लगातार पिछले कई दशकों से, आने वाले अभी समय में लग रहा है कि हाँ बीजेपी ही करेगी, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? एक दलीय प्रभुत्व हो जाएगा। लेकिन चूंकि भारत क्या है, भारत बहुदलीय देश है ना, यहाँ एक दलीय नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। जो सत्ता में आ रहा है ठीक है, लगातार आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं का शासन है। दूसरे लोग अगर मेजोरिटी में आते हैं, दूसरे लोग अगर प्रभुत्व में आते हैं, तो उनका भी सत्ता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए।
प्रमुख दिखाई देने लगता है और उसकी नीतियां, अगर हम बात करें तो उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर आधिकारिक नियंत्रण होता है। यानी जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सभी पे उन्हीं का नियंत्रण हो, तो उससे जैसे एक ही लोग हैं, उन्हीं का सारा चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे वो तो मालिक है, मालिक ही सारा जो कहेंगे वो होगा। तो ऐसा जब भी आता है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक दलीय प्रभुत्व। ठीक है। इस दौर में एक व्यक्ति या समूह के राष्ट्रीय नेतृत्व मिलता है और वे साम्राज्यिक या नीतिगत फैसले को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलिए दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं और आसान भाषा में। देखिए जी, स्वतंत्रता के बाद केवल भारत में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी क्यों आगे आई? आपको पता होगा कि भारत में 18, अगर हम देखें कि 1885 में कौन आता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भैया वही है जिसने क्या किया? भारत में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। और आज़ादी होने तक आते आते कई क्षेत्रों से ये क्या किए कि देखेंगे चुनावी रूप में ये सशक्त भी हो गए। ठीक है ना, यानी आम चुनाव में इन्होंने कई जगह से ये क्या किए? सत्ता प्रभुत्व में आए। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस समय क्या थी? एकल बहुमत, यानी कि एकल पार्टी के रूप में थी। आज़ादी के समय क्या था? कोई नहीं था, ना बीजेपी थी, ना ये क्या करते हैं, हाँ ये लोग हो सकते हैं कि इनके लोग रहे हो, वो भी उसी में मिल के रहेंगे, है ना। यानी कि न आपके बहुजन समाजवादी पार्टी थी, न ये क्या कहते हैं, अरे समाजवादी पार्टी थी, ये कोई भी नहीं थी। ठीक है, या कोई भी लोकल पार्टियां उस समय नहीं, सिर्फ एक की बात होती थी, किसकी? INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ना। देखिए सत्ता में रही, उससे कब? 1952 में, 1957 में और 1967 में तीसरे आम चुनाव में विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। यही बहुमत क्या करता है बाबू? यही बहुमत लोगों को एक प्रभुत्व के रूप में लाता है। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस की प्रतियोगिता करने में सत्ता में नहीं आ सकती थी। जैसे आज देखिए, आज हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लहरें किसकी चलती हैं? बीजेपी की। तो इसी प्रकार उस समय क्या हुआ करती थी कि अन्य पार्टियां जो थी भी इसके मुकाबले में नहीं थी। अगर ये सामने खड़ी हो गई तो उनको भागना पड़ता था। तो उसी तरह आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका प्रभुत्व नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं, सीधे सीधे इतना समझिएगा कि एक दल का प्रभुत्व, और एक दल के प्रभुत्व में क्या होगा कि एक ऐसी पार्टी जो क्या है कि मुख्य रूप से सारे अधिकारों को अपने पास रखती हो। किसके लिए? नीतिगत और साम्राज्यिक फैसलों के लिए। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए जी, अब आता है एक दलीय व्यवस्था। अब इसमें आपने देखा एक दलीय व्यवस्था, ठीक है, ये एक दलीय व्यवस्था होता क्या है? एक दल का जो भी किया गया व्यवस्था है वही एक दलीय व्यवस्था होगा। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो, शासन की शक्ति का प्रयोग करने वाली सभी सदस्य इसी एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ दल पद्धति की एक दलीय व्यवस्था कही जाती है। मतलब वहाँ कोई अन्य पार्टी न हो। अच्छा, आप लोगों ने चाइना के बारे में सुना होगा। चाइना में वहाँ कुल 8 पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी जीते सत्ता का काम एक ही करती है ना। कोई भी जीते, 8 पार्टी में से कोई भी जीतेगा ना, सत्ता का काम एक ही लोग करेंगे। तो उन पार्टियों का क्या ही मतलब है ना। लेकिन भारत में याद रखिएगा हमेशा कि द्विदलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था नहीं है। किसी देश की दल व्यवस्था उस समय एक दलीय व्यवस्था कहलाती है जब ये 3 कारण यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत अच्छे से इन तीनों को याद कीजिएगा, 1, 2 और ये रहे 3। ठीक है, तीनों को बहुत अच्छे से देखिए। किसी एक दल विशेष का सबसे अधिक प्रभाव हो तथा सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत हो। सबसे अधिक प्रभाव हो तथा सत्ता पे क्या होना चाहिए? उसकी पकड़ होनी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। पहला, अन्य राजनीतिक दल अस्तित्व में होते हैं परंतु विशेष दल की तुलना में उनकी शक्ति नगण्य है। यानी कि होंगे तो अन्य दल और भी पार्टियां होंगी, लेकिन अगर मेन रूप में बात किया जाए, अगर मेन रूप में बात करेंगे तो सिर्फ हमारे सामने क्या होगी? एक ही पार्टी होगी। यानी मेन रूप में क्या होगी? विशेष दल के रूप में एक ही होगी, बाकी सब उसके आगे कुछ नहीं होंगे। अगले देखिए, संपूर्ण देश में किसी दल विशेष का प्रभाव है, इस दृष्टि से अन्य दल पिछड़े होते हैं। यानी कि
सबको पता होगा कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी मुख्य रूप से जानी जाती है, तो इसके लिए ये लोग बहुत बड़े स्तर पे जाएंगे ही नहीं, ये लोग छोटे स्तर पे ही अपने कार्यों को संपादित करेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक दलीय सबको क्लियर हो गया, एक दलीय व्यवस्था सबको क्लियर हो गया ना, एक दलीय प्रभुत्व एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लिस्टर क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए। बहुदलीय व्यवस्था, आपने देखा बहुदलीय व्यवस्था, ये याद रखिएगा, ये जो बहुदलीय व्यवस्था है ये कैसी है? ये है भारत की व्यवस्था। कैसी है? इंडिया में, ये है इंडिया की व्यवस्था। ठीक है, इंडिया में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक तंत्रों में किसी एक दल अथवा दो दल के बजाय कई दलों की, याद रखिएगा, कई दलों की उपस्थिति, इन सभी दलों के द्वारा सत्ता प्राप्त प्रयत्न करना। यानी कि जितने भी दल हैं सब सत्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक करेगा, हैं बहुत सारे, और ये बहुत सारे दल मिलकर के किसका प्रयास कर रहे हैं? सत्ता का। यानी कि अकेले नहीं, जो भी है सब कोई सत्ता का प्रयास कर रहा है और उसी सत्ता के प्रयास में सभी लगे हुए हैं। बहुदलीय व्यवस्था क्या है देख लीजिए। बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे अभी चुनाव होने वाला है, आप देखेंगे बहुत सारी पार्टियां भाग ले रही हैं, तथा सभी दल पृथक रूप से संगठन के रूप में सरकारी विभागों पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं, और सब चाहते हैं कि भाई हमारा प्रभुत्व हो ताकि हम सारे नियंत्रण अपने पास लेकर के रखें। सब चाहते हैं कि हमारा हो। ठीक है ना, समझ में आया? आगे देखिए। अब जब यही एक दलीय या बहुदलीय जो है, जब हम इनको ले लेंगे, वैसे बहुदलीय सबसे ज़्यादा जरूरी है किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। अगर बहुदलीय प्रणाली शुरू हो गई, अब उस व्यवस्था में हम देखेंगे शुरुआत किसकी होती है? लोकतंत्र की। इसी बहुदलीय से शुरुआत किसकी होती है भैया? लोकतंत्र की। याद रखिएगा, लोकतंत्र, ठीक है ना, जनता के लिए शासन, ठीक, यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत होती है। समझ में आ रहा है? ये लोकतंत्र की शुरुआत होती है। शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, है ना। जनता जो है वोट डाल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और द्वारा संपूर्ण जनता के हित में दृष्टिकोण रख के शासन करती है, और जिनको चुनती है वे जनता के लिए यानी जनता की ज़रूरतों के हिसाब से अगर शासन करते हैं, उनके हितों का ख्याल रखते हैं, तो याद रखिएगा शासन कर रहे हैं, तो इसे हम प्रजातंत्र या जनतंत्र या लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। लोक मतलब कौन हुआ? जनता हुआ। प्रजा मतलब कौन हुआ? जनता हुआ। या हम कह लें कि जनतंत्र का मतलब भी हुआ जनता का तंत्र, है ना। ठीक है, लोकतंत्र का निर्माण होता है। एक दलीय, बहुदलीय, लोकतंत्र आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और इस चैप्टर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इतना समझें, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब लोकतंत्र की समझ अगर आपको हो गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व शासन क्यों कहा जाता है? देखिए लोकतंत्र क्या है, सीधे सीधे समझने का प्रयास कीजिएगा। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जहाँ पे हम अपनी बातों को लेकर के अपने सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है, यानी शॉर्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट में पूछा जाता है। इसमें देखिए जनता अपनी शक्तियों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी जिसको वो चुनी है उसको दे देती है अपनी शक्ति, और वे इनके लिए विचार करते हैं या हम कह लें कि योजनाएं बनाते हैं, सौंप देती है, जो अपने निर्वाचकों के हितों की रक्षा करते हैं और उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी हमने किसी को चुना, हमने उनको अपनी शक्तियां दे दिया, अब वे हमारे लिए जो अच्छा होगा या हमारे लिए जितने भी कार्य होंगे वो करेंगे, ठीक है, सरकार। समझ रहे हैं? अब देखिए श्रेष्ठ लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जो वास्तव में ही क्या हो, बहुत अच्छा हो। अब ये श्रेष्ठ लोकतंत्र किस रूप में आएगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए श्रेष्ठ लोकतंत्र किस रूप में होगा। देखो जी, इसमें सत्ता जो है जनता में निहित होती है, जो भी जनता है उसी के पास सारी पावर होती है, किंतु इसका प्रयोग
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। लेकिन जो शक्ति हमारे पास है वो शक्ति हमने किसको दे दी? अपने प्रतिनिधि को। अपने प्रतिनिधि को दे दी तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? नियम कानून बनाएंगे, हमारे लिए सोच विचार करेंगे। जो जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। ठीक है, जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। समझ में आ रहा है? तो श्रेष्ठ लोकतंत्र क्या होगा कि जनता की सारी शक्तियां जनता ने अपने प्रतिनिधित्व को दे दी हैं और वो सभी वे काम करेंगे जो हम जनता के लिए जरूरी होगा। ठीक है, उनका यही कर्तव्य होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए। तो हर बार की तरह हमेशा मैं कहूँगा कि पहले आप लोग क्या कीजिए? हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में खुशी के पल मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और गम तो कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है। तो जो खुशी के पल मिले उनको एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ, अपने कर्तव्यों का निर्वाह जरूर कीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कार्यों को संपादित करते रहिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। जो हो गया अब उसको छोड़ दीजिए, अब वो बदलने वाला नहीं है। आने वाला कल बदल सकता है, तो आने वाले कल के लिए प्रयास कीजिए। जो बीत गया वो बदलेगा नहीं, अब वो जो होना था हो गया। सोचा नहीं करते। जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो मिल गया है ना, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें आपसे हुई, पहले कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि जो आप नहीं सोचे थे ऐसे कुछ कार्य हुए, अगर उनसे आपको तकलीफ मिलती है तो उन कार्यों को, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने में याद रखिएगा कि आप अपना आने वाला कल सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए क्या होगा? हमें आज पे मेहनत करना होगा, क्योंकि बैठ के रोने से ना ही हमारा पिछला सुधरने वाला है, ना ही हमारा अगला सुधरने वाला है। तो रोना क्यों? हम करते हैं और करके सुधारते हैं। ठीक है, तो हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए जी, अगला देखिए। अगर हम बात करें आगे इसी क्रम में, तो देखिए, अगर हम बात करें आगे इसी क्रम में, तो लोकतंत्र। सबसे पहले ये शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है आप लोगों के लिए, देख रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली मैं लेकर के आया हूँ जो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, शब्दावली मतलब कि ये वे शब्द हैं जो आपके लिए होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको एकदम अच्छे से याद करना है। ये इंपॉर्टेंट शब्द बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और इन्हें याद करना आपका बहुत ही मतलब हम कह लें कि इंपॉर्टेंट काम है। ये याद रहेंगे तो पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं आपके माइंड में बना रहेगा। चलिए देखिए, अब लोकतंत्र क्या है? शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का संपूर्ण जनता के हित के दृष्टिकोण में रख करके शासन करती है। इसे प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं। अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को लोकतंत्र की यही डिफिनीशन दी थी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है उपनिवेशवाद, यानी जो भी हमारे ऊपर शासन किए अंग्रेज, हम लोग उसको कह सकते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद मतलब कि जो हमारे ऊपर शासन हुआ, हमारे यहाँ आकर के हमारे रिसोर्सेज, संसाधनों का जो भोग करते हैं और हमसे उसके बदले क्या होता है? हमारा शोषण भी करते हैं, तो वही क्या हो गया? उपनिवेशवाद। यह वह विचारधारा है जिससे प्रेरित होकर प्रायः एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के किसी भाग पर, याद रखिएगा, किसी भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। यानी कोई शक्तिशाली राष्ट्र है जो पावरफुल है, वे कहीं और जाकर के दूसरे राष्ट्र को, वहाँ के किसी हिस्से को अपने कब्जे में ले रहा है या उसको अपना बना रहा है। ठीक है ना, करके उसके आर्थिक या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, यानी वहाँ की चीज़ों को अपने लिए उपयोग कर रहा है। और उपयोग ही नहीं कर रहा, वहाँ मतलब कि भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहा है, उनके लिए भी नहीं छोड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे ब्रिटेन शासन के समय भारत उपनिवेश में रहा, इसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे ऊपर शासन किया था और वे शासन करके हमारे क्या किए? सभी संसाधनों का उपयोग करते रहे। ठीक है, आगे देखिए, नायक पूजा। अगला है नायक पूजा। नायक मतलब सीधे सीधे सिंपल शब्दों में क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, मतलब कि प्रमुख हो, उसे हम लोग नायक के रूप में मानते हैं ना। नायक पूजा या वसूली का वह रूप है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या विशेष योग्यता के न होते
हुए भी उसकी पूजा की जाती है। यानी कि आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, फिर भी सिर्फ वहाँ प्रतिनिधि के रूप में होने के कारण हमें उनका सम्मान करना पड़ता है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कि जो अनपढ़ लोगों के साथ सीधे सिंपल समझिए कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे अधिकारी हैं IAS PCS जो हाईली क्वालिफाइड हैं, फिर भी उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी क्या करते हैं, पूजा करनी पड़ती है ना। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, सबको पता होगा EVM के बारे में। EVM मशीन सभी लोग जान रहे हैं ना। तो देखिए ये कब से आया, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1990 से आया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और CUT में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। वर्तमान चुनाव में अब जो चुनाव होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि एक मशीन होती है, वो उसमें आप बटन रहते हैं, जाइए दाबिए तो एक बीप की आवाज़ करती है, टू, इसका मतलब आपका हो गया। सारे आगे जो सिंबल लगे रहते हैं उसके सामने उनका क्या लगा रहता है कि बटन लगा रहता है, ठीक है, जैसे जो भी हो। तो वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, इसके द्वारा मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। यानी कि उसमें अपने पसंद के जो भी उसमें दिए रहते हैं कॉलम, उनमें से बटन दबाइए, कांग्रेस दबाइए, भाजपा दबाइए, समाजवादी दबाइए या बहुजन समाजवादी दबाइए, जो भी आपको दाबना है आप दाब सकते हैं, अपने आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने EVM का क्या हुआ, इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक संपूर्ण देश में EVM का इस्तेमाल शुरू हो गया। यानी शुरू में कब हुआ, 1990 में, और 2004 आते आते संपूर्ण भारत में होने लगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अगला देखिए, हित समूह क्या है, समाज के किसी विशेष हिस्से अथवा समूह को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या कहलाएगा, हित समूह कहलाएगा, ठीक है। राजनीतिक दल देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनको हम राजनीतिक दल के रूप में ले सकते हैं। राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, साल भर या हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों को रुझाने का प्रयास करती हैं, ताकि जब भी मतदान हो यानी सरकार निर्माण कार्यक्रम शुरू हो तो उसमें इनका हम सहयोग प्राप्त कर सकें, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि वोट डालने का जो अधिकार होता है उसे हम लोग सार्वभौमिक यूनिवर्सल वो कहते हैं, वोटिंग राइट, है ना। इसका अर्थ है भारत में सभी वयस्क यानी 18 से जो भी अधिक आयु के हैं नागरिकों को वोट डालने का क्या है, अधिकार होता है। जो भी लोग इस देश में 18 से ऊपर साल के हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार होता है भारत में। क्लियर है भैया, चलो। मतपत्र या बैलेट पेपर पहले होता था, देखो ये पहले होता था जैसे बॉक्स में आप देखेंगे कि पहले एक बॉक्स आता था, ऐसे रखा रहता था, उसमें बीच में कटा रहता था, आपको पर्ची मिलती थी, उस पर्ची पे आपको ठप्पा लगाना है, आपके जो भी पसंदीदा कैंडिडेट हैं भाजपा कांग्रेस या जो भी हैं उसके सामने ऐसे ठप्पा लगाइए, फिर उसको ऐसे मोड़िए और मोड़ करके उस बॉक्स में उसको डालना रहता था, ठीक है। तो चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता था जिसे वह अपनी, याद रखिएगा, मतपत्र दिया जाता था, उस पर सभी वोटिंग पार्टियों के नाम रहते थे। वह अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे मोहर लगाकर मतपेटी में डाल देता था, मतपेटी वही बॉक्स में डाल देता था। यह गुप्त रखा जाता था कि मतदान ने वोट किसे दिए हैं। आजकल चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा है, मतपेटी बंद हो चुकी है, लेकिन इसमें धांधली बहुत ज़्यादा होती थी। क्या होता था, कई बार पूरा का पूरा जो बॉक्स होता था ना वही चेंज कर दिया जाता था। मतलब कि पहले से ऑलरेडी किसी चुनाव क्षेत्र में दूसरे को चुनाव, मतलब दूसरे बॉक्स ऑलरेडी एक ही पार्टी के तैयार करके रखे गए हैं, प्रभुत्व होता था तो उन्हें एक्सचेंज कर दिए जाते थे। अगला देखिए, विरोधी दल, जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है उसे हम लोग विरोधी दल के रूप में जानते हैं। देखिए, विरोधी दल विपक्षी दल से आशय सत्तारूढ़ दल के पक्ष से है, यानी दूसरे मुख्य दल से है। यह अस्थायी रूप से ही अल्पमत में होता है, यद्यपि विपक्ष में कई दल सम्मिलित हो सकते हैं। यह दल सत्तारूढ़ दल की नीति व कार्यक्रमों का आलोचना करते हैं। याद रखिएगा कि ये कई रूपों में होते हैं, और इतना ही नहीं, ये अगर विपक्षी दल न रहे, विरोधी दल न रहे, तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो तो प्रभुत्व में आ जाएगी और सोचेगी कोई मेरा विरोध करने वाला नहीं है, मनपसंद, मतलब कि अपने मन के अनुसार चलने लगेगी, ठीक है ना।
हो सकता है कि लोगों पे वो एक तरीके से शासन ऐसा करने लगे कि लोगों को प्रॉब्लम में डालने लगे। लेकिन अगर विपक्षी दल होगा तो ये इनके गलत कार्यों को क्या करेगा, जनता के सामने लाएगा। इसलिए विपक्षी दल का भी होना बहुत जरूरी है। अगला देखिए, मुक्त संघर्ष। मुक्त संघर्ष सन 1957 में केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। यह वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस वर्ष का नेतृत्व स्वार्थी लोगों और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी से जब वे निकलते हैं 1957 में, अपना एक पार्टी का निर्माण करते हैं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो लोग थे, इन लोगों को क्या कहा गया, मुक्त संघर्ष, जो वो विचारधारा मतलब की प्रस्तुत की, जो वो संघर्ष शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने पार्टी एक बनाई, एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों का ये कहना था कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कैसी है, स्वार्थी लोगों की है और ये धार्मिक संगठनों को ज़्यादा महत्व कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला है गठबंधन। अच्छा, कई बार आप देखते होंगे कि चुनाव में जैसे पूर्ण बहुमत नहीं है तो हम लोग दो पार्टी मिल करके किसी क्षेत्र में शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने एवं सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन कहते हैं। गठबंधन मतलब कि दो लोग मिल करके, इन लोग आपस में क्या कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में सत्ता स्थापित कर रहे हैं, उसे हम लोग गठबंधन कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। अगला विचारात्मक गठबंधन। विचारात्मक गठबंधन क्या है, जैसे देखिए, सोच विचार कर अगर हमने जैसे किसी क्षेत्र के विकास के लिए या जब हम किसी विशेष परिस्थितियों के लिए गठबंधन करते हैं। कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन था। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, याद रखिएगा, क्रांतिकारी एवं शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी एवं नरमपंथी, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी प्रत्येक विचारधाराओं के माध्यम को सम्मिलित किया था। सत्तारूढ़ दल वह राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है। ओहो, देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया है। सत्तारूढ़ दल इसी में था, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। सत्तारूढ़ दल, ठीक है ना, ये अलग से है और ये इनकी, ठीक है जी, क्लियर है। सत्तारूढ़ दल याद रखिएगा राजनीतिक दल है। अब देखिए, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्या था, आप लोगों ने अगर देखा होगा यूरोपियन क्रांति, जो लोग यूरोपीय क्रांति पढ़े होंगे, ठीक है ना, जिसमें रूस ये सब थे, अरे नेपोलियन, तो वहाँ पे आती है बोल्शेविक क्रांति। उसका भी प्रभाव किस प्रकार पड़ा, देखिए। बोल्शेविक क्रांति अगर हम बात करें बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, देखो, रूस में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में मतभेद हो जाने के कारण यह दो गुटों में विभाजित हो गया। क्या हुआ, दो गुटों में बट गया। कौन, रूस की पार्टी। बहुसंख्यक गुट बोल्शेविक कहलाई और जो नाम से प्रसिद्ध हुई, और बोल्शेविक के नेता लेनिन थे। बोल्शेविक पार्टी औद्योगिक मजदूरों की राजनीतिक पार्टी थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ना यूरोप में, उसी समय की ये सारी घटना है। तो बहुत अच्छे से, जब ये हमको लग रहा है कि नाइन्थ की बात है ना, 9th का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है। चुनाव चिन्ह। अब देखिए, चुनाव चिन्ह सबको पता है कि हर राष्ट्रीय पार्टी को एक चुनाव चिन्ह चुनना होता है। ये चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, उनके प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में होते हैं। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों व निर्दल प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। स्वतंत्र प्रत्याशियों को उनकी इच्छानुसार तथा प्राप्त चिन्हों के आधार पर चुनाव चिन्ह निश्चित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनके चिन्ह होंगे, अगर मान लीजिए कि हमारी कोई पहले से ही फिक्स है कि हम यही लेके लड़ना चाहते हैं, तो हम चुनाव जो समिति होती है, जो चुनाव आयोग होती है, उससे कहेंगे। अगर वो पहले से किसी ने नहीं लिया होगा तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे मतलब कि इस लोकतंत्र के रूप में प्रमुख हैं। पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 तक के बीच ये रहे हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादन किया।
यानी कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। अगले हैं राजकुमारी अमृत कौर, याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर। ये कौन है? 1889 से 1964 तक रही स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है ना, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने संग्राम में भाग लिया, किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, याद रखिएगा। आचार्य नरेंद्र दत्त, आचार्य नरेंद्र दत्त, ये सब नाम आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा कई बार, याद रखिएगा, इन्होंने भी क्या किया? स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया है तथा कई बार जेल भी गए हैं। यानी कि एक तरीके से इनका भी योगदान रहा है, तभी तो जेल जाना आसान नहीं है ना, गए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से ये स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किए होंगे। अगले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पहले भी चैप्टर में इनके बारे में चर्चा हुई थी। ये हमारे देश के क्या हैं? प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वो 1889 से लेकर के 1964 तक के बीच की इनकी सफर रही। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने प्रथम आम चुनाव विजय प्राप्त किया था, याद है, इनके ही कारण प्रथम आम चुनाव प्राप्त हुए थे। B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, 1891 से लेकर 1956। याद रखिएगा कि B.R. अम्बेडकर, इन्हें संविधान निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, ठीक है, पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, जो निचले वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये भी निचले वर्ग के ही थे। इन्होंने सन 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। लास्ट में इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। रफ़ी अहमद किदवई 1894 से 1954, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? संचार मंत्री, ठीक है ना। आज जो आप देख रहे हैं संचार व्यवस्था, उसी तरह ये संचार मंत्री थे हमारे। कब? देख सकते हैं कि 1894 से 1954 के बीच में, ठीक है जी। A.K. गोपालन, अगले हैं A.K. गोपालन, 1904 से 1977, केरल के कम्युनिस्ट नेता। यही देख रहे हैं ना, अभी आपने देखा कि कांग्रेस से अलग होकर के क्या बनाते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी केरल में। और उन्होंने ही बताया कि क्या है कि जो कांग्रेस है ये धार्मिक और क्या कि धार्मिक और निचले वर्ग के लोगों के लिए ये प्रयास करते हैं, झूठे हैं और धार्मिक चीज़ों को लेकर के चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के मजबूती के लिए संघर्ष किए इन्होंने, किसने? A.K. गोपालन ने। अगला देखिए, दीनदयाल उपाध्याय। अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है, 1916 से 1968, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने समग्र मानवतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी समग्र मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? एक समझ लीजिए कि सिद्धांत प्रस्तुत किया। श्री राजगोपालचारी, ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, 1878 से 1972, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व साहित्यकार। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, CMP है ना, 1901 से 1953, भारतीय जनसंघ के संस्थापक। स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में आपने देखा, महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देखा, और आपने समझा एक दल क्या होता है, दो दल क्या होते हैं और लोकतंत्र क्या होता है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बात इन्हीं पे करनी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। और अगले क्लास से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को, ठीक है। चलिए जी, देखो, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राजनीतिक दलीय को किस श्रेणी में रखा गया है? ये आपके DPP के प्रश्न है। प्रथम आम चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, ठीक है। फिर धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? ये थोड़ा बीच का क्वेश्चन मैंने दे दिया है, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग पहले से भी बहुत जानते हैं, बहुत बार मैंने बताया है, यहाँ तक कि पहले चैप्टर में भी बताया था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री कौन थे? ये भी आप लोग को बताया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
में समाजवादी प्रतिमान के बारे में का संकल्प लिया? किसने लिया? ये आपके आंसर है। तो डीपीपी के ये प्रश्न आप लोगों को आंसर मिलेंगे अगली बार, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों को करने के लिए दिया जाता है ये 5 प्रश्न और आंसर हम देते हैं अगली क्लास में। ये है आपके शॉर्ट, भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? ठीक है, बहुत अच्छे से याद कीजिए ये सब, और इनका याद रखिए कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे आम प्रश्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद करेंगे, ये एमसीक्यू के रूप में आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप देखिए भारत में किस चुनावी प्रणाली को अपनाया गया है, तो याद रखिएगा जो भारत की है वे क्या है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर जो हो गया वो, और यहाँ कोई भेदभाव नहीं उसके आधार पे ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी 2 कारण बताइए। तो ये रही आपके 2 कारण। भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारधाराओं पर विशेष बल दिया? तो आप देख सकते हैं कि इन 2 विचारधाराओं पे बल दिया। ठीक है, ये आपके देखिए 24 तारीख के ये क्या है, ये 24 अप्रैल होगा जी, ये मार्च को 24 अप्रैल, यानी कि 24/4 और 24 का। अभी देखिए थोड़ा सा मेरा हाथ इस पर अभी सेट नहीं है, ठीक है ना, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। ये है आपके डीपीपी के आंसर। अगला, अगर हम 2 मिनट का रिवीजन देखें तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा एक दल, अरे बाप रे इतना खराब, लिख ही नहीं रहा। एक दल, रुकिए, एक दल बहुदल और लोकतंत्र। इन चीज़ों के बारे में देखा। फिर आपने देखा डीपीपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताएं, राइटिंग क्या होगी ना। अगला दूसरे पेन से लिखें ज़रा। अगली क्लास जो होगी वो लेक्चर नंबर 2 होगी आपकी, जो अध्याय होगा है आपका वो 2। ठीक है, अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा अध्याय 2 होगा। अपने इस प्यारे से YouTube चैनल जो है आपका स्टडी भारत आर्ट्स, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी दोस्तों मित्रों तक आप अपने इस प्यारे से चैनल को शेयर कीजिए। जो भी लोग बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या NCERT पैटर्न पे जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, जो इनका भी सब्जेक्ट आर्ट है या जो भी CUD या किसी भी एग्ज़ाम को आर्ट्स के मद्देनज़र देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ मिलती है आपको सारे PDF बिल्कुल फ्री में, यानी कि हमारे स्टडी भारत आर्ट्स टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप देख सकते हैं सभी PDF यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ से सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही मज़ेदार क्लास के रूप में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जितनी भी चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताई एक बार उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, और सारे सेशन आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके सभी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, और जो भी PDF दिए जा रहे हैं उनसे आप नोट्स बना करके उनको भी रिवाइज करते रहिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।